हमारे लॉस कहाँ तक हो गए थे बच्चा? आइडियल गैस इक्वेशन तक हो गया था? Yes, ma'am. ओके ओके, गिव मी अ सेकंड। रिलेटिव में आइडियल गैस इक्वेशन तक हो गया था एंड ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल गैस इक्वेशन हो गई थी, थर्मल हो गया था, ये भी हो गया था, कंबाइंड गैस लॉ भी हो गया था ना, है ना? Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट लाइक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, वी वर स्टडी अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये बचाएगा। चलो ठीक है, चलो वेरी गुड। अच्छा, हमारा कंबाइंड गैस लॉ भी हो गया था, मतलब जो हमारी कंबाइंड गैस लॉ भी हो गया था ना, T1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 P2 डिवाइडेड बाय T2, ये भी हो गया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो गुड, आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरी लाडलो, अब बता दो ना, मैं एक बार टैब को शेयर कर देती हूँ। दिख रहा है ना टैब? टैब दिख रहा है ना बच्चा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. चलो बीच बीच में पूछते रहना, ठीक है? ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो आज हम पढ़ेंगे Yes, ma'am. अबाउट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक एक चीज को अच्छे से सुनना, ठीक है? अच्छे से सुनना, विदाउट Yes, ma'am. कहना। Yes, ma'am. चलो हाँ, ऐसे ही करते रहो, मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड करते रहते हैं ना, बड़े अच्छे लगते हो तुम Okay, तो। ma'am. तो हमारा डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती है ना, ठीक है, जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस का पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, इक्वल टू द सम ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने ना एक एक दो कंटेनर ले लिए, मैंने दो कंटेनर ले लिए, ठीक है। एक कंटेनर में क्या है, एक कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, एक कंटेनर में थोड़ा सा ऐसे मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, ऐसे 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 नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब मैंने एक और गैस ले ली, एक और गैस ले ली जिसके क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को, इन दोनों गैसेस को क्या कर दिया, इन दोनों गैसेस को जब मैंने क्या किया, कंबाइन किया, तो इनका जो प्रेशर है, मतलब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों गैसेस को इस कंटेनर में डाल दिया, ठीक है, इस कंटेनर में डाल दिया। डालो भाई, चलो डाल दिए, ठीक है, आ गए ब्लू ब्लैक रेड सब हो गए, ठीक है। तो जब इस कंटेनर में हमने डाल दिया, चेंज किया, तो जो ये सम होगा ना, इनका जो सम होगा प्रेशर का, वो क्या होगा, लाइक P1 प्लस में P2, जिसे हम बोलेंगे पी टोटल मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल, ठीक है। ये तो इसको क्या बोलेंगे, व्हेन नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, उसे क्या बोलते हैं हम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और ये किस पर अप्लाई होता है हमारा, नॉन रिएक्टिंग गैसेस पर। किस पर अप्लाई होता है बच्चा, नॉन रिएक्टिंग गैसेस पर। एक एक वर्ड को, जिस वर्ड पे मैं ज्यादा प्रेशराइज करूं समझ लेना कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर उन्हीं पे होता है जो हमारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती हैं, ठीक है। अब जो हमारा इस मिक्सचर से जो गैसेस बनी थी ना, लाइक प्रेशर एक्सर्ट हुआ था, अब ये क्या है, प्रेशर एक्सर्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो प्रेशर होता है, एक्सर्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इसी को क्या हम बोलते हैं, हम पार्शियल प्रेशर। और ऐसे लिख दिया जैसे पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस में P2, ठीक है। अब अगर हमको पार्शियल प्रेशर के मोल फ्रैक्शन निकालने पड़े, लाइक पार्शियल प्रेशर इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालने पड़े पार्शियल प्रेशर के, तो हमको क्या करना पड़ेगा। अब आपको याद है मोल फ्रैक्शन पहले कैसे निकालते थे, याद है,
कुछ याद आया? कोई मुझे बता सकता है? मैंने क्या ले लिया, याद दिलाती हूँ, पुरानी घटनाएं याद करते हैं। मेरा सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट है और क्या है, सॉल्वेंट है ना? सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, राइट है कि नहीं? Yes, ma'am. अब मैंने क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कैसे निकालते थे हम, solute divide number of moles of solute divided by number of moles of solute Number of number of moles of solvent, ऐसे तो करते थे, है ना? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो इसको ना, अगर मैंने इसे नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए तो मैं ना इसको ऐसे ले लूंगी, ऐसे एक्स टाइप से बनता है, इसको बोलते हैं जाई। इसको क्या बोलते हैं, जाई, इस सिंबल को बोलते हैं जाई। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूट का निकाला है, मान लो ये ए है ये बी है, तो मैं जाई ए करके लिख दूंगी। जाई ए क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, है ना? तो ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉल्यूट का निकाल दिया। ऐसे ही जब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है अपने पार्शियल प्रेसेस का, पार्शियल सॉरी अपनी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, ठीक है, जहां पर क्या हो, पार्शियल प्रेशर गिवन हो या फिर निकालना हो, तो फिर हमारे क्या चेंज हो जाएंगे, लाइक हमारा जो वॉल्यूम है और टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, विल रिमेन सेम। हर एक क्या कहते हैं गैस के लिए द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल रिमेन सेम, बट क्या चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे अलग अलग गैसेस के लिए, ठीक है? अब क्या है कि हमको क्या लेना है, हम ना 3 गैसेस ले लेते हैं, लाइक हमने 3 नॉन रिएक्टिंग गैसेस ले ली, उनका नंबर ऑफ मोल्स, अब उनका पार्शियल प्रेशर ऐसे होगा ना, लाइक P1 P2 P3, है ना, होगा ना, पार्शियल प्रेशर अलग होगा, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स भी अलग होंगे, N1 N2 N3, होगा कि नहीं होगा, होगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या आती भैया, PV equal to NRT. PV is equal to NRT. है ना? अब हमको क्या करना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम तो क्या है, कांस्टेंट है ना? आर क्या है, विल, वो भी हमारा एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, P इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाय V, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, नहीं ना, है ना? हाँ, चलो कि अगर ये P1 है, ये प्रेशर P1 है, पार्शियल प्रेशर P1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, N1 हो जाएंगे, पक्का ना, है ना? वैसे ही P2 पार्शियल प्रेशर के लिए क्या हो जाएगा, N2 RT डिवाइडेड बाय V, है ना? ऐसे P3 के लिए क्या हो जाएगा, N3 RT डिवाइडेड बाय V। अब मेरे को क्या है, मेरे को इंडिविजुअली निकालना है, अभी तो मेरे को टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो मेरा क्या होगा, P, ऐसे लिखते हैं, P टोटल इज इक्वल टू, P1 का क्या था, N1 RT डिवाइडेड बाय V प्लस N2 RT डिवाइडेड बाय V प्लस N3 डिवाइडेड बाय V। P टोटल मैंने पहले ही लिख दिया, P1 प्लस P2 प्लस P3, इसको कैसे लिख सकते हैं, P टोटल लिख दो, तो क्या बता रही है तो टोटल बना रहे हैं ना हम। अब मैंने क्या किया, RT बाय V तो सब में कॉमन है ना, तो इसको कॉमन ले लो, RT डिवाइडेड बाय V, बचा क्या अब, N1 N2 N3 N3, ये क्या हो गया, मेरा पार्शियल प्रेशर जो टोटल था उसका मोल फ्रैक्शन निकाल गया, उसका मोल फ्रैक्शन निकाल दिया, ठीक है? अब मैं क्या प्रूव करना चाहती हूँ, टोटल तो आप लोगों को पता चल गया। अब जब मेरे को एक का निकालना है, लाइक पार्शियल प्रेशर 1 का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उस पार्शियल प्रेशर 1 लेंगे, P1 डिवाइडेड बाय P टोटल लेंगे, टोटल के तो करते थे सॉल्यूशन, है ना, सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, तो कि सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन कर दो तो क्या दिक्कत आ रही, कुछ नहीं, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन ही तो बनाता है। ऐसे ही अब P1 का क्या था मेरी इक्वेशन, R1 RT डिवाइडेड बाय V, और मेरी ये क्या थी भैया, P टोटल मेरी N1 प्लस N2 प्लस N3 RT, अभी डिवीजन में V है तो वो ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, RT से RT, बचा क्या मेरे पास, N1 डिवाइडेड बाय N1 N2 N3, दिस इज P1 डिवाइडेड बाय P टोटल,
ठीक है। अब आप जानते हो मैंने एक चीज बताई थी कि जाई जाई 1 जाई 2, तो मैं इसको अगर मैं लिख दूं कि इसकी x1, तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है। जाई से हमने कर दिया ना, जाई 1 है कि जाई 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर निकालना है तो जाई 1 इंटू पी टोटल ऐसे कर सकती हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नो मैम। है ना? ऐसे लिख सकती हूँ नो ना मैं। मैम। हाँ ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो जाएगा, प्लस यस मैम। एक और जब हमको पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो ऐसे हो जाएगा P इज इक्वल टू मोलर मास इनटू में टोटल पार्शियल प्रेशर। ऐसे, ठीक है, ऐसे मोलर मास, किसी का पार्शियल प्रेशर किसी सिंगल का निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो फॉर्मूला क्या होगा? मोलर मास इनटू में टोटल पार्शियल प्रेशर। इसका भी क्वेश्चन मैं बताऊंगी, तुमसे करवाऊंगी। ठीक है, ठीक है, यस बट मैम। पहले यस मैम। याद रखना, भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे तो कर ली बात। अगर हम सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर लें, लाइक बॉयल्स लॉ में हमारा क्या था? बॉयल्स लॉ में, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ऐसे था। यस मैम। पीवी इज डायरेक्टली यस मैम। प्रोपोर्शनल टू, ऐसे था कांस्टेंट, है ना? अब मैंने क्या किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैंने क्या ले ली, दो गैस ले ली, लाइक गैस ए का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? V1, और पार्शियल प्रेशर क्या होगा? P1। ऐसे ही गैस बी का वॉल्यूम क्या होगा? V2, पार्शियल प्रेशर होगा P2। ठीक है, अब मैं ना बॉयल्स लॉ लगाती हूँ। ठीक है, बॉयल्स लॉ लगाया कि मैंने क्या किया, V1 ऐसे होता है ना, P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू V2, P2 इंटू V2 होता है कि नहीं होता? है ना? यस मैम। अब मैंने क्या करना है, टोटल पार्शियल प्रेशर तो है ही, अब मेरे को टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालूंगी मैं? टोटल वॉल्यूम कैसे करूंगी? इसकी जगह ये तो P1 V1 है, इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिख दूं, लाइक P1 V1 इज इक्वल टू, P1 तो है ही, V1 की जगह ऐसे लिख सकती हूँ, लाइक V1 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ V1 प्लस में V2, एक इक्वेशन ये बन गई। और P2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लाइक P2 V1 प्लस V2, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब भैया मेरे को तो पार्शियल प्रेशर निकालना है। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइक P1 या फिर Pa गैस लगा लो, V1 प्लस V2 प्लस PV V1 प्लस V2 विच इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2। अब मुझे क्या करना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो ये देखो ये चीज कॉमन है ना? पी ए पी बी ऐसे हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू P1 V1 P2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पी टोटल, पार्शियल प्रेशर टोटल, विच इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है, डन। यस मैम। यस मैम। अब चलो तो एक क्वेश्चन कर लें, देन आफ्टर दैट अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यस मैम। यस चलो। मैम। हाँ, अब मैं क्वेश्चन बताती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। लिखो, अ नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन, लिखो डाइऑक्सीजन का वेट दे रखा है, लाइक O2, O2 इज गिवन लाइक 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन, एंड नियोन दे रखा है 167.5 ग्राम। ठीक है, इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस सिलेंडर, मींस मिक्सचर पी टोटल दे रखा है, पी टोटल कितना दे रखा है, 25 बार। अब दोनों गैसेस का मोल फ्रैक्शन बताओ, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर O2 का, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन? निकाल सकते हो ना पार्शियल प्रेशर? यस मैम। चलो निकालो।
हो गया? बताइए बच्चा। मैम कर रहे हैं। ठीक है, करो। यस ऐश्वर्या। मैम 19.75 बार। इसके लिए तीन, हाँ ऑक्सीजन का कितना आया? ऑक्सीजन का कितना आया? नियोन का तो 19.75 आया है। ऑक्सीजन का 5.25 बार। वेरी गुड। ये ऑक्सीजन का 1765। ईशा आपका गलत आ रहा है बेटा। नियोन का 4185 लिखता, ऐसे कैसे? आंसर क्या मैम है आपका? हाँ बोलो बोलो। सर पूरा 19.75 बार आया है। नियोन का अलग अलग तो यस पार्शल, अलग अलग पार्शल निकाला था ना बेटा। नियोन का आया 19.75, बिल्कुल ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना आया? मैम 5.25 बार। वेरी गुड, 5.25 बार। 5.25 बार। वेरी गुड। ठीक है, हो गया। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है। अब है, अब लो चलो। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है लाइक कॉन्सेप्ट अबाउट द ड्राई गैसेस एंड द मॉइस्ट गैसेस। ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारी गैसेस होती हैं, ठीक है, जो हमारी गैसेस होती हैं, वो जनरली ना हम उन गैसेस को वाटर के ऊपर इकट्ठे करते हैं, कलेक्ट करते हैं। लाइक हमको कोई गैस बनानी है तो हम उसको ना वाटर के ऊपर कलेक्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो जब हमने वाटर के ऊपर कलेक्ट किया ना, तो इसीलिए जो हमारी गैसेस होती हैं वो क्या होती है? मॉइस्ट हो जाती हैं। क्या होती है? मॉइस्ट होती है। ठीक है, गीली गीली सी होती है। आपने परफ्यूम्स देखे हैं ना, बड़े गीले गीले से लगते हैं, गैस ही तो होती है वो, है ना। वो मॉइस्ट गैस होती है, ठीक है ना, मॉइस्चर होता है। तो अगर हम, अगर हमको प्रेशर निकालना है लाइक ड्राई गैस का, प्रेशर निकालना है इसका ड्राई गैस का, तो पहले क्या करोगे? अब ड्राई कैसे बनेगी? जब हम उस मॉइस्ट गैस में से मॉइस्चर निकाल देंगे तो ड्राई बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो कभी तो सूखते हैं, जब हमारे कपड़ों में से वो मॉइस्चर निकल जाता है तभी तो सूखते हैं वो कपड़े, है ना, है कि नहीं? यस मैम। तो वैसे ही जब हमारा प्री ड्राई गैसेस क्या होगा? जब प्रेशर को मॉइस्ट गैस, मॉइस्ट गैस में से क्या निकाल देंगे हम? प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स ही तो होते हैं, है ना, उनको हम निकाल देंगे। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? लाइक प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस में, या फिर नो सॉरी, ड्राई गैस का प्रेशर ऑफ टोटल, टोटल गैस जिसमें बहुत सारी मॉइस्चर गैसेस हैं, माइनस में एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्या होता है? एक्वस टेंशन का मतलब क्या होता है? द प्रेशर exerted बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर। ठीक है ना, जो सैचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को बोलते हैं हम एक्वस टेंशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्वस
टेंशन। ठीक है, अगर हमको, अब ये याद हो गया ना ड्राई गैस का मॉइस्ट गैस का फॉर्मूला। अगर हमको वॉल्यूम करना हो, वॉल्यूम निकालना है अंडर मॉइस्ट गैस कंडीशन दे दी थी, ठीक है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है ड्राई गैस का। तो तुम्हें याद है ना वो बॉयल्स लॉ, लाइक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, याद है Yes, ना? ma'am. तो Yes, ma'am. P1 Yes, V1 ma'am. हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस। अब हमको निकालना क्या है, निकालना क्या है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालना है। तो इस सब को किससे डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ ड्राई गैस से। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा हमारे ड्राई गैस का। ऐसे भी तो निकल जाएगा। ठीक है, एक प्रेशर ऑफ ड्राई गैस में कैसे निकालते हैं हम, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालते हैं कैसे, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट माइनस में एक्विस टेंशन या फिर टोटल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, Yes, ma'am. ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी ग्राम्स लॉ। ठीक है, क्या आता है हमारा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Grams. ये साकृति, अच्छा No, ma'am. मैंने grams. ठीक है। अच्छा चलो ये मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन, व्हाट डू यू मीन बाय इफ्यूजन, क्या होता है डिफ्यूजन का मतलब, इफ्यूजन का मतलब, कौन मुझे समझाएगा? मैम द फास्टली मैम जब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्री स्टेट में मूव करते हैं और पूरा वॉल्यूम जो पूरा होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है वो ले लेते हैं, आई थिंक। अच्छा चलो ठीक है। एंड लेकिन मीनाक्षी, मैम डिफ्यूजन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। और इफ्यूजन? वो भी हायर कंसंट्रेशन से लो होता है पर एक पिन होल में। हाँ बिल्कुल सही आकृति, बिल्कुल तुमने भी सही बोला। ठीक है, हमारा डिफ्यूजन क्या होता है, तुम लोगों ने देखा होगा जब हम लोग पूजा करते हैं तो अगरबत्ती जलाते हैं भाई साहब भगवान जी की पूजा करने के लिए, है ना, अगरबत्ती कोने में जलाई पूरा घर महकता है, आहा बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा प्यारा लगता है महकता हुआ घर। तो क्या हुआ, हमने अगरबत्ती को सिर्फ एक कॉर्नर में जलाया था भगवान जी के रूम में, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ पूरे रूम में, हर एक रूम में घूम रहा है कि हाँ भाई पूजा हो गई घर में। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो हमारे उसके मॉलिक्यूल थे, धूपबत्ती के मॉलिक्यूल थे, वो क्या हुए, विदाउट एनी फोर्स और सपोर्ट वो क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कहाँ पर, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमारी नाक के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, कहते हैं इसको डिफ्यूजन। ऐसे ही हम लोग स्प्रे करें, मतलब हम जो परफ्यूम लगाते हैं एक कोने पे लगाएंगे लेकिन उसकी स्मेल किसी दूसरे कोने तक आती है कि नहीं होती, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है ना। अब इफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन भी सेम होता है। ठीक है, उसमें भी मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट होते हैं, भागते हैं, लेकिन उनको, उनका जो क्या कहते हैं ना, एक मीडियम होता है। मीडियम मीन्स हम क्या है, लाइक मैंने ना लाइक एक बलून ले लिया, ठीक है, बलून को मैंने फुलाया, पहले तो भाई साहब बलून पूरा फूल रहा है, ठीक है, पूरा फूल गया, ठीक है, फुला दिया, पूरा प्रेशर लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने छोड़ दिया मुंह से, तो मेरा बलून क्या था, ऐसे, ये बलून चुन्नू सा हो गया, पिचक गया। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल से बाहर बाहर एक्सर्ट हो गए, निकल गए। और आप जानते हो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट एंड रैंडमली डायरेक्शन होती है, लेकिन कांस्टेंट मींस सीधे चलते हैं, ऐसे टेढ़े टेढ़े नहीं चलते, सीधे भागते हैं, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ होल, एक होल में से जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, तो एक होल में से निकलेगा, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। इसमें क्या होता है, डायमीटर को कंसिडरेबली स्मॉल करके कंसीडर करके चलते हैं कि इसमें जो डायमीटर है वो स्मॉल है। ठीक है ना, अब क्या होता है, मैम अब देखो, अब नेक्स्ट है हमारा ग्राम्स लॉ। अब ग्राम्स लॉ कहता क्या है भाई साहब, हमारे ग्राम्स लॉ किसने बनाया था,
किसने किसने दिया था? ये हमारे थॉमस ग्राम ने दिया था 1848 में, ठीक है। थॉमस ग्राम ने दिया था 1848 में दिया था। तो थॉमस ग्राम ने क्या था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे इफ्यूजन और लाइक डिफ्यूजन के, ठीक है। उन्होंने सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फीचर था वो ये माना था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास लेस होगा, जिसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2 है, हीलियम का क्या है, 4 है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, उनकी जो ट्रेवलिंग स्पीड होगी ना वो ज्यादा होगी। इन मतलब इन समझ लो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड किसके, मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो जो इनका डिफ्यूजन और इफ्यूजन रेट होगा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिसका है मास जो है वो क्या है, ज्यादा है। जैसे यहाँ पे हीलियम है, हीलियम का 4 है, हाइड्रोजन का 2 है, तो हीलियम का धीरे धीरे इफ्यूजन होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब ग्राम्स ग्राम्स जी ने एक और बोला कि एट द कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स और एटम होंगे ना, जिनका लोअर मॉलिक्यूल मास होगा, वो क्या हो जाएंगे, वो जल्दी इफ्यूज हो जाएंगे एज कंपेयर टू, मतलब सिमिलर है, वहां तो स्पीड की बात हो रही थी, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के इफ्यूजन और डिफ्यूजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका स्मॉल मॉलिक्यूलर मास होगा उसकी क्या होगा, इफ्यूजन रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिसका मोलर मास ज्यादा है, उसका इफ्यूजन रेट क्या होगा, कम होगा। इसीलिए जो इफ्यूजन रेट होता है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन में जो रेट होता है, जिस रेट पे मतलब भागते हैं डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ऑफ मोलर मास के, ठीक है, किसके, मोलर मास के। इसीलिए अगर मान लो दो गैसेस हैं, उनका डिफ्यूजन हो रहा है लाइक R1 और R2, तो उनका जो मोलर मास होगा लाइक M2 डिवाइडेड बाय M1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी लाइक D2 डिवाइडेड बाय D1, ठीक है, ठीक है, यस मैम। याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं आपको क्वेश्चन दूं कि मैंने ना मतलब एक जगह SO2 और NH3 इनको एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी गैस को आपको पहला पता चलेगा कि SO2 है या NH3 है, कौन सी गैस का पहला पता चलेगा, बताओ। बोलो बोलो, निकालो ना। मोलर मास निकालो दोनों का, कितना है। मैम 64.0 okay 66 क्या मैम बोल रहे टेस्ट हो? तो मैंने पूछा कि मैंने सिर्फ इनका मोलर मास पूछा है, और ये पूछा है कि इन दोनों में से पहले स्मेल किसकी आएगी, NH3 की कि SO2 की। आप लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हो, ये सिंपल है। मैम NH3 की। ये 17 है, इसका लाइक 32 प्लस 32 64 हो जाएगा। तो अमोनिया की क्या होगी, पहले स्मेल आएगी ना आपकी, क्यों, इसका मोलर मास कम है। ये तो पूछना, तो तुम लोग क्या पता नहीं क्या करने लग गए, तुम लोग उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने बैठ गए क्या। नो मैम मोलर मास ही निकाल रहे थे। वो इतना टाइम लगता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, 17, तो यही हो गया, इतना टाइम लगा। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, 32 32 64, इतना टाइम, वाह। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे काइनेटिक, किसकी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर, ठीक है, काइनेटिक
मॉलिक्यूलर थ्योरी की। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है भाई, पहले तो ये बताओ। देखो, जो हमारी स्पीड होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और हमारे मास पे। अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर मेरा मास है, मास क्या है, कम है, तो स्पीड ज्यादा होगी। तो क्या होगी, स्पीड ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइयर टेम्परेचर हो तो भी मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। और हमारा क्या हो, जब मोलर मास कम हो तब भी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा होगी, इफिशिएंट रेट उनका ज्यादा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज बताइए, पहले तो ये याद कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज मैंने ये बताई है कि अगर हम काइनेटिक थ्योरी के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स देना चाहते हैं। अब काइनेटिक थ्योरी का क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है? हम्म हम्म तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पहला पोस्टुलेट वो ये है कि जो हमारी गैसेस होती है ना, ठीक है, लाइक अब हमारे गैसेस में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बहुत छोटे छोटे आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये आइडेंटिकल पार्टिकल किस में होते हैं, सारी गैसेस में होते हैं, होते कि नहीं होते? अब बात करते हैं, अगर हम लाइक आइडियल गैसेस और रियल गैसेस की बात की जाए, ठीक है ना, तो जब हम काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं ना, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पे, तो जब लगाएंगे तो जो हमारा क्या कहते हैं गैसेस हैं, वो गैसेस में क्या हो जाएगा, एक पॉइंट मास मीन्स वो सब इकट्ठी होके ना एक जगह आ जाएंगी, एक जगह आ जाएंगी। जब एक जगह आ जाएंगी उसे बोलेंगे हम पॉइंट मास, उसे क्या हम बोलेंगे, पॉइंट मास। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारी आइडियल गैसेस होती हैं, हम यहाँ पे तो रियल में जो हमारी रियल गैसेस होती हैं उनमें पॉइंट मास होता है, जबकि आइडियल में देयर इज नो पॉइंट मास, ये कहता है फ्रीली मूव करते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारी क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं गैस के, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं हमेशा एक कांस्टेंट और रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। कांस्टेंट का मतलब है वो कभी जिगजैग मोशन में मूव नहीं करते, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, जिगजैग डायरेक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ गैस और ऑलवेज इन अ कांस्टेंट एंड रैंडम डायरेक्शन। अगर पार्टिकल क्या है, अगर रेस्ट में, अगर क्या है पार्टिकल रेस्ट में है, तो जो वो क्या है, वो एक ऑक्यूपाई करेंगे क्या, पोजीशन को, एक फिक्स्ड पोजीशन को। रेस्ट में चले गए मॉलिक्यूल, तो जो मॉलिक्यूल है जो रेस्ट में गया है वो एक फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो गैस का क्या हो जाएगा, वुड हैव अ फिक्स्ड शेप, जो हमारा क्या होता है, अलाउड नहीं होता, जो क्या है अलाउड नहीं होता, क्योंकि मान लो फिक्स शेप हो गया तो वो तो क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा ना, फिक्स्ड मास फिक्स शेप सॉलिड बन जाएगा। लेकिन हम बात तो गैसेस की कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है हमारे गैसेस में, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो हमेशा एक स्ट्रेट और रैंडम डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। ठीक है, अब जो पार्टिकल्स होते हैं, एक और थ्योरी है, नेक्स्ट है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो हमेशा ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में, मींस ऐसे भी मूव कर देंगे, ऐसे भी, कैसे भी, जहां मर्जी हो मन करे वहां पे घूमेंगे। ठीक है, बट हमेशा किस में चलेंगे, स्ट्रेट लाइन में, किसके, ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन। ठीक है, अगर मान लो वो ना इधर उधर भाग रहे हैं तो कोलाइड तो होंगे, कोलिजन भी होगा उन पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। जो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है, कौन मुझे बताएगा, परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है? परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं जब मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, तो जो उनकी एनर्जी है विल रिमेन सेम, उनकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है, तो जो एनर्जी पहले थी और जो एनर्जी कोलिजन के बाद थी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम, इक्वल, देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी व्हाइल क्या था, स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द कोलिजन। तो उसे बोलते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं गैस के, वो क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होती है, जो उनकी टोटल मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है विल रिमेन सेम आफ्टर द कोलिजन एंड बिफोर द कोलिजन। ठीक है ना,
ठीक है। और जो हमारी काइनेटिक थ्योरी है ना, बेसिकली हमारा डिस्क्राइब करती है बिहेवियर ऑफ गैसेस, कि हमारी गैसेस कैसे बिहेव कर रही हैं किसी मीडियम में। ठीक है। ऑल्दो हम जानते हैं कि जो हमारा क्या होता है, हमारे गैसेस में क्या होता है, एक ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है कि नहीं होता, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है कि नहीं होता। तो यस इसीलिए मैम। हमारे क्या होता है, इसीलिए तो हमारे पार्टिकल्स होते हैं हमेशा एक कांस्टेंट और रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है। ठीक है। और हमारे ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। कब? जब हमारा क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। ठीक है। अब जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, वो डिपेंड नहीं करती किस पे, नेचर ऑफ गैस पे। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड, डिपेंड नहीं करती, लेकिन किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ। ठीक है। अब हमारे क्या होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अब हाँ एक और फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है, लाइक एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही हो, या फिर एवरेज जहाँ पे भी एनर्जी लिखा हो, काइनेटिक एनर्जी लिखा हो, एवरेज लिखा हो, टोटल लिखा हो, तो वहां पर एक ही फॉर्मूला लगेगा, लाइक 3/2 RT डिवाइडेड बाय N। और R बाय N क्या है हमारा, हमारा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जैसे क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2, क्या हो गया, 3/2 R डिवाइडेड बाय N T, और R डिवाइडेड बाय N हो गया K, दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻16 अर्ग पर केल्विन पर मोल। ठीक है। ये होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। याद कर लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ। अब नेक्स्ट है हमारा कि हमारे डिफरेंट मोशन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल, मोशन कैसे करते हैं, मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। अब गैसियस मॉलिक्यूल में हमारी आती है सबसे कि अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है, तो पहली वेलोसिटी होती है दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, नाम से पता चल रहा है, पहले वेलोसिटीज का मीन लेंगे, देन स्क्वायर करेंगे और फिर रूट लगाएंगे। तो ऐसे बोलते हैं RMS इज इक्वल टू अंडर रूट V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर अप टू Vn का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। अब इसको और कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं √3RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू nRT होता है। जब n हमारा 1 हो गया, 1 मोल, तो RT किसके बराबर हो गया, PV के। तो इस RT की जगह मैं PV लिख सकती हूँ, 3PV डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला रख देना। अब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय m, मास ओवर वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी, यहाँ पे उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, √3P डिवाइडेड बाय D, क्योंकि वॉल्यूम मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो डिवाइडेड बाय D, ये हो जाएगा RMS, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है,
जब हम एवरेज वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ऑल द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, उसे कहते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला VAV, दैट V1 V2 V3, अरे प्लस VN डिवाइडेड बाय N। अब इसको भी अंडर रूट में लेंगे तो दिस इज 8/5 RT डिवाइडेड बाय M। RT को PV से कन्वर्ट कर देंगे, पाई PV डिवाइडेड बाय M, ठीक है। अब PV को भी किससे कर देंगे, 8/5 P डिवाइडेड बाय D, ठीक है, P डिवाइडेड बाय D। अब नेक्स्ट है मेरा, मैंने निकालनी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबल का क्या मतलब होता है? मोस्ट प्रोबेबल मीन्स जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं, लाइक मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, जो हमारे क्या होते हैं, जो वेलोसिटी कंटेन करते हैं, उन्हें बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका ऐसे लिखते हैं, मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल टू अंडर रूट RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब अंडर रूट है, RT को हम PV लिख सकते हैं, PV डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, अगेन इसको भी चेंज कर देंगे टू P डिवाइडेड बाय D। दिस वन इज फॉर द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दिस वन इज फॉर द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब जो इनकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, इनको जो वेलोसिटी होती है, अगर हम इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, मैं इसका एक ग्राफ बनाती हूँ। मैक्सवेल ने दिए थे, ये मैक्सवेल ने दिया था, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, ठीक है। इसमें क्या है, ये है मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और यहाँ पर है मेरी स्पीड, यहाँ पर है मेरी स्पीड। अब मैंने क्या किया, अब मैंने कुछ इस तरीके से मैंने एवरेज वेलोसिटी ले ली भाई साहब, इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या है, ये मेरा मैक्सिमम है, ये मेरा क्या है, मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होती है, यहाँ पर है मेरी मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है, एवरेज वाली भी है और रूट मीन स्क्वायर वाली भी है, तीनों है, ठीक है। अब ये जो है, यहाँ पर क्या है, पहले तो यहाँ पर ले ली, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, ये क्या हो गया, मैक्सिमम टेम्परेचर, लाइक T2 एंड T1, T2 एंड T1, ठीक है। ये क्या है, T2 का कर्व है और ये क्या है, T1 का कर्व है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर मैंने सारी वेलोसिटीज का यहाँ पे भी देखा, यहाँ पर क्या फर्क पड़ रहा है टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर पे भी देखा, लो टेम्परेचर पे भी देख लिया, तीनों को, वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ एवरेज एंड वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल। तो जो स्पीड होती है, जो क्या कहते हैं, मैक्सिमम कर्व जो रिप्रेजेंट करता है, वो क्या आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो इस स्पीड को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या होती है, बहुत ज्यादा क्लोज होती है एवरेज स्पीड के, ठीक है, एवरेज स्पीड की बहुत ज्यादा कौन क्लोज होती है, हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है ना। इसलिए स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होता है, जैसे जैसे हायर टेम्परेचर होगा वो ब्रॉड होता जाएगा, हायर स्पीड होती जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अभी बताया था मैंने, टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी, मॉलिक्यूलर मास कम होगा स्पीड बढ़ेगी, बताया था ना। इसीलिए स्पीड क्या होती है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और स्पीड क्या होती है, हमारे मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने क्या ले लिया, सेम टेम्परेचर पे एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, और क्लोरीन के ले लिए, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीडली चलेंगे एज यूजुअल क्लोरीन के, क्यों, क्योंकि इसका 14 है, इसका क्या है 23.5 होता है, ठीक है ना। तो ये लाइटर है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, ठीक है। ठीक है, ये ग्राफ सिर्फ स्पीड को दिखा रहा है। और वन मोर थिंग जो इम्पोर्टेंट है, जो स्पीड होती है किसकी, सबसे ज्यादा स्पीड होती है हमारी RMS की, रूट मीन स्क्वायर की, देन हमारी स्पीड होती है हमारी लाइक एवरेज की, देन हमारी स्पीड होती है मोस्ट प्रोबेबल की,
ठीक है, क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। जो आरएमएस की स्पीड होती है वो होती है 1.224, एवरेज स्पीड होती है लाइक 1.128, और मोस्ट प्रोबेबल की स्पीड जो होती है 1। तो आपको पता चल गया, इसीलिए रूट की केवल इसका जो वैल्यू है जो कैलकुलेट करके आया है 1.224, याद रखना 1.224, एवरेज की 1.128, और मोस्ट प्रोबेबल की क्या होती है 1 होती है। ठीक है, ये उनका रेशियो दे रखा है स्पीड का, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ गए मेरे बच्चों? यस मैम। यस यस मैम। मैम। ठीक है, आज के लिए बहुत हो गया, बोलो बोलो। बहुत हो मैम गया मैम। काफी है। हाँ मुझे पता है, अभी बायो की क्लास भी है तुम लोगों की। यस और ये मैम। बताओ कितना पढ़ा, समझ आया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। नो मैम। पक्का? यस यस मैम। मैम। यस आप लोगों ने क्या किया न्यू ईयर पे? क्या किया बोलो? मैम कुछ भी नहीं। क्यों?